Good afternoon and welcome back to this teleconferencing of BSc HOT program. Before the break, we were talking about the physiology of eye, and Dr. Neelam has told you about the various types of movements, muscles, and now in this particular session we are going to cover visual impulse, color vision, field vision, and if time permits then maybe biochemistry and physiology. The remaining portion of the biochemistry also will be covering. So if you have got any question, because this session will be of half an hour and will be closing at 5 o'clock, so if there is any question you can in between ask, and we'll try to cover as many topics as we can. Otherwise we'll be covering these topics sometime next week also. So Dr. Neelam, we can continue from where we left. बहुत हमने यहाँ पे छोड़ा था. Can I have the slides? The four forms, the four faculties of vision: light sense, form sense, color sense, and contrast sensitivity. ये मैंने आपको बताया कि contrast sensitivity जो है वो it is the ability to perceive slight changes in luminance of two. Yes, Carl. गोपाल बोलिए. यस सर, मैं कन्हैया लाल मेहर भोपाल से बोल रहा हूँ. हाँ कन्हैया जी बोलिए. सर पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था, हमारे असाइनमेंट में आया है कि क्रोमेटिक ऑपरेशन ऑफ द आई. तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिक ऑपरेशन ऑफ द आई एंड लेंस. ये इसमें नहीं कवर होगा. ये तो नहीं, ये तो क्रोमेटिक ऑपरेशन ऑफ द आई के बारे में पूछना है. क्वेश्चन जो आया है वो असाइनमेंट में. ठीक है, ये हम आपका कवर करेंगे. ये जब डॉक्टर मोनिका आएंगी उसके जब ऑप्टिक का कवर करेंगे तब करेंगे. अभी आपका कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड फिजियोलॉजी से कोई है तो बताइए. यस सर. नहीं, ये बोलिए. इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो है सर, स्विंगिंग फ्लैशिंग टेस्ट के बारे में कुछ बताएं. स्विंगिंग फ्लैशिंग टेस्ट. स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट. ओके. स्विंगिंग फ्लैश लाइट. मुझे आप वापस दोबारा पलट के जाने को कह रहे हैं. जो मार्कस गन पीपल जब मैं आपको पढ़ा रही थी उसमें जो मैंने आपको बताया था ना कि हम किस तरह से. ये फोन बंद कर दीजिए अपना. स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट इज डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ मार्कस गन पीपल, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. जो आरएपीडी जो हम आपको बता रहे थे कि जो हम लाइट पहले डाल रहे हैं, लाइट जब दिखा रहे हैं हम, तो जिसमें हमने जो नॉर्मल आई में लाइट डाली, जो साउंड आई है वो कंसिडर करी, और साथ ही साथ अफेक्टेड आई भी कंसिडर करी बिकॉज ऑफ कंसेंशुअल. जैसे ही हम लाइट उस तरफ ले जाते हैं टुवर्ड्स द डिजीज्ड आई और द ब्लाइंड आई, वो पीपल जो पहले कंसिडर कर गई थी बिकॉज ऑफ कंसेंशुअल बीइंग प्रेजेंट, वो डायलेट कर जाती है. दिस टेस्ट इज नोन एज स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट, और दिस इज यूज्ड टू डायग्नोज द RAPD. Now if you permit me, I'll go further and cover the rest of the topics. Can I have the slide? Slide दिखाएं please. Visual impulse is visual impulse जो है वो हमारी रेटिना में इनिशिएट होती है जब लाइट पड़ती है रॉड्स एंड कोन्स पे. So the rods have the pigment which is rhodopsin and the cones have the pigment photopsin. जब लाइट उन पे पड़ती है तो फोटोकेमिकल चेंजेस होते हैं जिसमें एक साइकिल सा बनता है. ब्लीच होता है, फिर रीजनरेट होता है, फिर लाइट पड़ेगी, फिर ब्लीच होगा, फिर रीजनरेट होगा. ऐसे पिगमेंट जो है वो ब्लीचिंग और रीजनरेशन में चलता रहता है. इस प्रोसेस से जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं दे आर कन्वेड थ्रू दी ऑप्टिक नर्व फाइबर्स. विजुअल इंपल्स जो जनरेट होती है या जो सेंस ऑफ विजन जनरेट हुआ है वो फिर रेटिना से विजुअल कॉर्टेक्स तक ट्रांसमिट होता है थ्रू दी विजुअल पाथवे. ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं. और ब्रेन में जाके उसको परसीव किया जाता है कि हमने क्या देखा, क्या ऑब्जेक्ट देखा, कितना बड़ा देखा, कितनी इंटेंसिटी का देखा, किस कलर का देखा, और ये सारी फॉर्म्स एक साथ हम परसीव करते हैं. नाउ द अदर थिंग वाज कलर विजन. देयर आर 3 प्राइमरी कलर्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. जब लाइट डिम होती है ऑल दीज कलर्स आर they appear to the eye as grey. Why? Because in the dim light it is the rods that are working, and rods do not perceive colors
It is the Cones. duty or the property or the function of the cones to perceive colors, and therefore you can perceive colors better in the broad day, in the daylight. कलर विजन में हम और जो चीजें देखते हैं वो उसमें ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस कितनी है कलर्स की. एक ट्रैकोमैटिक थ्योरी है विच वाज गिवन बाय यंग. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन्स हमारे रेटिना में, एंड ईच कोन हैज एबिलिटी टू perceive a particular color or a pigment. So for red you have erythrolabes, for green they are chlorolabes, and for blue cyanolabes. ये 3 तरह के कोन्स. 3 तरह के कोन्स जो अलग अलग कलर्स के लिए थोड़े स्पेसिफिक होते हैं. Now I'll talk about defective color vision. Can I have this slide please? हाँ, दिल्ली प्लीज. दिल्ली बोलिए. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सर वो विजुअल इम्पल्स वाला एक बार और समझा दीजिए. विजुअल इम्पल्स वाला. क्या नाम है बच्चे आपका? हाँ जी आपका नाम? सर कृष्णा शर्मा. कृष्णा शर्मा. कृष्णा शर्मा. अच्छा, हम थोड़ा आपको वापस चलते हैं. विजुअल. थैंक यू सर. विजुअल इम्पल्स जो है वो इनिशिएट होती है, ट्रांसमिट होती है और फिर हायर सेंटर्स में परसीव की जाती है. तो इनिशिएशन उसका रेटिना में होता है, जो लाइट पड़ने से हमारे रॉड्स एंड कोन्स एक्साइट होते हैं, उनमें फोटोकेमिकल चेंजेस होते हैं, एंड चेंजेस के बदौलत एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है जो विजुअल इम्पल्स कहलाती है. और ये फिर हमारे जो गैंग्लियन सेल्स के नर्व फाइबर्स हैं, जो नर्व फाइबर लेयर है जो बाद में ऑप्टिक नर्व बन जाएगी, उसके जरिए से इनिशिएशन होता है, उसका फिर ट्रांसमिशन होता है. हाँ, ट्रांसमिशन पाथवे के थ्रू है, वो मैं पहले बता ही चुकी हूँ. ऑप्टिक तो नर्व से कियाज्मा, फिर ऑप्टिक ट्रैक, फिर ऑप्टिक रेडिएशन, और फिर वो तो ये अभी जो आप cortex स्लाइड में. दिखा रहे थे, ये इनिशिएशन के जो स्टेप्स हैं. इनिशिएशन के स्टेप्स, फिर वो ट्रांसमिट होगी और उसको फिर विजुअल कॉर्टेक्स जो है हमारी वो परसीव करेगी. ये कलर्स का हो गया. इसके बाद मैं आपको ये बताना चाह रही थी डिफेक्टिव कलर विजन, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस के नाम से मोटे तौर पे जानते हैं. इट कुड बी कंजेनिटल और एक्वायर्ड. इसमें द लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर इजीली अंडरस्टूड, बट जो चीजें जहां जहां दिक्कतें आती हैं बच्चों को अक्सर, वो मैं थोड़ा सा ले रही हूँ. प्योर कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस यूजुअली नहीं पाई जाती. इट्स अ ग्रेड ऑफ डिफिशिएंसी. तो हम मोटे तौर पे मानते हैं कि कलर विजन डिफेक्टिव है या डेफिशिएंट है. बहुत कम हैं जो एब्सोल्युटली कलर ब्लाइंड होते हैं. उसमें भी डिपेंडिंग अपॉन किस कलर की डेफिशिएंसी कितनी है. अगर रेड के लिए हमारे उस पर्टिकुलर पर्सन में डेफिशिएंसी है तो इसको हम प्रोटोएनोमेलिया कहते हैं. अगर एब्सेंस है कंप्लीट रेड कलर के लिए, उसको हम प्रोटोएनोपिया कहते हैं. ग्रीन की डेफिशिएंसी ड्यूटेरोएनोमेलिया कहलाती है और ग्रीन की एब्सेंस ड्यूटेरोएनोपिया कहलाती है. इसी तरह से ब्लू कलर की डेफिशिएंसी वुड बी ट्राइटोएनोमेलिया एंड ब्लू की एब्सेंस वुड बी ट्राइटोएनोपिया. इसका मतलब उस पेशेंट को बाकी जो कलर्स हैं उनकी डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट मिक्स करके वो उनको अप्रिशिएट करता है. एक नॉर्मल किसी कलर को अगर ब्लू समझ के परसीव कर चुका है एक बार, तो हर बार वो ब्लू शेड दिखने पर उसको ब्लू ही समझेगा. लेकिन जिनको भी कोई डेफिशिएंसी है वो अपने ही तरीके से ब्लू कलर को परसीव करेंगे, वो कोई और शेड को ब्लू मान के चलेंगे, क्योंकि उसको वैसे ही परसीव करते रहेंगे, बिकॉज दे हैव एक्चुअली नेवर सीन व्हाट इज द ब्लू सीन एज बाय द अदर पीपल. वाकई में वो ब्लू नहीं होगा, पर उसको ब्लू परसीव करेगा. वो ब्लू परसीव कर रहे हैं, या वो जो हम जिसको ब्लू मान रहे हैं वो उसको परसीव तो कर रहे हैं, पर वो क्या परसीव कर रहे हैं, तो हम जिसको ब्लू कहेंगे वो उसको तो ब्लू नहीं कहेंगे. विच मीन्स दैट इज हाउ वी जज कि इनको कुछ कलर डिफिशिएंसी है. कलर विजन के टेस्ट आपको एटलीस्ट नाम याद रहने चाहिए. जो हम लोग ओपीडीज में यूजुअली करते हैं उसमें इशियारा प्लेट्स के बारे में आप लोगों को जरूर आना चाहिए, क्योंकि यूजुअली हमारे ओपीडीज में जो फास्ट टेस्ट which is very fast, easy to do and quite sensitive is the Ishihara plates wala. Then you have Farnsworth 100 hue panel test, lantern test, Holmgren's wool and Nagel's anomaliscope. ये सब नाम याद रखिएगा. इशारा प्लेट्स के बारे में जरूर ट्राई एंड सी देम, और कैसे उसको हम, आपकी किताब में पूरा वो दिया हुआ है, उसका इंटरप्रिटेशन वाला चार्ट दिया हुआ है. आप आपस में करके देखिए कि सब लोग नॉर्मल है या नहीं है. आप आपस में फ्रेंड्स करके देख लीजिए. देन दिस इज द वे यू लर्न.
लाइट सेंस में एक चीज अडेप्टेशन है, जो जब आप एकदम से डार्क रूम से ब्राइट एरिया में आते हैं, मतलब आप अंधेरे कमरे में बैठे थे और आप अचानक बाहर जाते हैं जहां आंगन में तेज धूप है, आपकी आईज बहुत क्विकली अडेप्ट कर जाती हैं और आपको दिखता है सब कुछ। दिस इज नोन एज लाइट अडेप्टेशन। लेकिन जब आप बाहर रोशनी वाले एरिया से या धूप से अचानक अपने कमरे में आते हैं जिसमें लाइट नहीं जली हुई है, थोड़ी देर के लिए आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। दिस इज डार्क अडेप्टेशन। आप डार्क में अपने आप को अडेप्ट करने में ज्यादा वक्त लेते हैं बिकॉज दिस इज अ स्लो प्रोसेस, और इसीलिए हमें लाइट अडेप्टेशन का पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम जैसे ही कमरे से बाहर निकलेंगे, हाँ ये जरूर है कि कई बार आपको चकाचौंध सी लगती है। वाई? बिकॉज जब आप डार्क रूम में बैठे हैं आपकी प्यूपल्स थोड़ी सी डायलेटेड रहती हैं। वो मैंने आपको पहले भी बताया, कम लाइट है, प्यूपल्स को ज्यादा लाइट अंदर लेनी है तो वो डायलेट हो जाती हैं। नाउ इफ यू सडनली गो आउट इन वेरी ब्राइट सनलाइट, एकदम से वो डैजल रिफ्लेक्स होता है और आपकी या तो आइज बंद हो जाएंगी या प्यूपल्स कंसिस्ट कर जाएंगी, बिकॉज टू मच ऑफ लाइट इज कमिंग एंड यू फील लिटिल अनकंफर्टेबल। बट आपको चीजें दिख रही होती हैं बिकॉज लाइट अडेप्टेशन इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस। बट आप रोशनी से जब कमरे में अंधेरे में आते हैं तब आप देखिए आपको अक्सर टटोलना पड़ता है कि पता नहीं लाइट का स्विच कहाँ है, कहीं मैं ठोकर ना खा जाऊं, बिकॉज coming into the dark when your retina has to adapt for darkness, that is a slow process. मैं आपको एक ये कैन हैव दिस स्लाइड, मैं ये डायग्राम दिखाना चाह रही हूँ। विजुअल फील्ड के बारे में आपकी किताब में दिया हुआ है। इस फिगर में आप देखें कि जो हमारी एक आई का जो विजुअल फील्ड है, इसको अगर हम पेरीमीटर पे चार्ट करते हैं, ये है हमारा सेंटर में पॉइंट ऑफ फिक्सेशन। ये राइट आई का फील्ड दिखा रही हूं मैं आपको। अब आप इसमें देखिए, अगर जो हमारा नेजल फील्ड है वो 60 डिग्रीज का होता है क्योंकि नाक आ जाती है। अब अगर हम फिक्सेशन पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएं सुपीरियरली, तो फिर ये 60 डिग्रीज का फील्ड रहता है क्योंकि यहाँ पे आईब्रो आ जाती है। इंफीरियर फील्ड थोड़ा बड़ा है, अबाउट 75 डिग्री। यहाँ पे हमें चीक थोड़ा सा रुकावट डालते हैं, लेकिन हमारा जो टेम्पोरल फील्ड है वो 100 डिग्रीज का होता है क्योंकि इधर कोई रुकावट नहीं है। तो ये एक नॉर्मल फील्ड है जिसमें हम आपको बिल्कुल नॉर्मल पर्सन जो होगा वो नेजल साइड पे कितनी दूर तक देख पाएगा अगर फिक्सेट कर रहा है। फील्ड के बारे में आपको शायद मालूम है कि हम फिक्सेट करते हैं एक सामने के ऑब्जेक्ट पे, और उसको फिक्सेट करते हुए यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को हमारी फोबिया परसीव कर रही है, एट द सेम टाइम हम अपने सराउंडिंग एरिया में और भी ऑब्जेक्ट्स परसीव कर पा रहे हैं विच मे नॉट बी एज क्लियर एज द पॉइंट ऑफ फिक्सेशन, बट वो हमें दिख रहे हैं। दैट इज हाउ वी आर एबल टू सी अदर थिंग्स ऑल्सो अराउंड अस। वो हमारा फील्ड ऑफ विजन है। उसके ये नॉर्मल पैरामीटर्स हैं कि हम कितनी साइड में कितना देख लेते हैं। अब ये एक डायग्राम जो है, ये अभी देखो कि ये जब दोनों आंखें साथ काम कर रही हो तो हमारा जो बाइनोकुलर जो दोनों आंख हमारी भगवान ने सामने दी हैं चेहरे पे, उसका टोटल इफेक्ट क्या है कि जो एक आंख अलग अलग देख रही हैं दोनों आंखें, वो जब दोनों साथ देखती हैं तो फील्ड ऑफ विजन बड़ा हो जाता है। ये लेफ्ट साइड का आधा लेफ्ट आई का फील्ड, ये राइट का फील्ड, और दोनों मिलके हमारा इतना बड़ा फील्ड है। जबकि दोनों आईज एक फिक्सेशन के पॉइंट को देख रही हूँ तो हम दोनों तरफ कितना और देख लेते हैं। और ये कैसे आपका विजुअल पाथवे के जरिए से ऊपर जाता है। सो यू सी द इफेक्ट ऑफ बोथ आईज सीइंग टुगेदर। नाउ फील्ड चार्टिंग के लिए जो हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं, उसमें कन्फ्रंटेशन इज क्लिनिकल मेथड। ओपीडी में हम कभी भी कहीं पे भी पेशेंट के सामने बैठ के कर सकते हैं। आप एक दूसरे पे करके देखिएगा, पेशेंट और जिसको भी करना वो दोनों सामने बैठ के, और कैसे वो लाके करते हैं कि सपोज मुझे सामने किसी को बिठा के उसकी राइट आई की विजन फील्ड ऑफ विजन टेस्ट करनी हो तो मैं उसको बोलूंगी अपनी लेफ्ट आई बंद करो, मैं भी अपनी लेफ्ट आई बंद करूंगी और एक फिंगर को मैं लेके आऊंगी, पेशेंट मेरी आंख में देखेगा, मैं उसकी आंख में देखूंगी, दोनों की लेफ्ट आई बंद है, दोनों दूसरे की राइट आई में देख रहे हैं, तो हम फिक्सेट कर रहे हैं। और मैं अपनी फिंगर को किसी अलग अलग एरिया से ला रही हूँ। द मोमेंट आई स्टार्ट सीइंग द फिंगर, द पेशेंट शुड ऑल्सो से हाँ दिख रहा है, विच मीन्स हम दोनों का कोइंसाइड कर रहा है एक दूसरे से फील्ड। ऐसे मैं नीचे से फिंगर लेके आऊंगी, अगर मुझे दिखनी शुरू हुई वो उसको भी दिखनी शुरू होनी चाहिए। सो ऐसी तरह से ऊपर से नेजली सब तरफ से लाएंगे और पेशेंट का फील्ड आपके फील्ड से कोइंसाइड कर रहा है, विच मीन्स मोटे मोटे तौर पे उसका फील्ड नॉर्मल है। और जो मेथड्स हैं वो है टेंडेंट स्क्रीन,
then Goldman perimetry and automated perimetry. आपको विजुअल एक्टिविटी के बारे में बता दें, मैं जहां ज्यादा जरूरी नहीं मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगी, इफ यू डोंट माइंड, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू कवर इट. कैन आई हैव द स्लाइड्स? विजुअल एक्टिविटी किसे कहते हैं हम? हमारी आई में ये पावर है कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से सेपरेट करके देख सकते हैं. दिस इज नोन एज विजुअल एक्टिविटी, दैट वी आर एबल टू distinguish two objects from each other. Visual acuity is basically the central vision. It is not for the field of vision. तो हमारी जो विजुअल एक्टिविटी है, जब हम किसी भी पॉइंट को, ऑब्जेक्ट को टारगेट करके उसको देख रहे हैं, वो हमारी विजुअल एक्टिविटी होती है. Now two distinct points should be visible as separate when the minimum angle subtended by them at the nodal point of the eye is 1 minute. And this somebody you have to just remember कि हमारी आई में जो नोडल पॉइंट है, वहां पे जो अगर दो किसी ऑब्जेक्ट को हम देखना चाह रहे हैं तो उन दोनों के बीच में इतनी दूरी जरूर हो कि वो एंगल इतना बनाते हो कि हमारी फोबिया उनको दो अलग अलग करके परसीव कर सके. विजुअल एक्टिविटी इज बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन मीटर्स, यू डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज इन मिलीमीटर एंड यू मल्टीप्लाइड बाय 0.3. This will give you the visual acuity. This is just to understand, but when you apply in practical, हम visual acuity distance के लिए और near के लिए अलग अलग तरीकों से measure करते हैं. Common है हमारा Snellen's chart जो आप लोग OPD में देखते होंगे. Then you have the Landau's broken rings, E chart, picture chart, ETDRS charts. हाँ, राजगीर पूछिए. Once again, Ramesh Kumar from Rajgir, sir. हाँ, बोलिए. I have 2 and 3 questions. First is what is the meaning of 1 minute? I couldn't understand about the 1 minute into the degree. What will be the degree equal to 1 minute? And second question is that what is the tangent test for perimetry? And third is that I would like to make some request to you that this teleconferencing is very useful for us, because you know in our classes what they do, the teachers do, as you know that teachers are not very much accommodate or about teaching. They usually do practice in their clinics, so they come into the class and only start reading the chapters. So we don't have any elaborate ideas or concept about the topics. So it is not sufficient if you will take the teleconferencing for only 2 days or 3 days. I would like to make the request that please carry it on to the examination regularly. Okay. Thank you, sir. Okay, thank you. You could take some action. Thank you, sir. I think I was going to ask you, because tomorrow we will be having the last teleconferencing session, and this was same thing I was going to ask you, whether we should continue with this teleconferencing sessions for some more sessions or not. And I think you have given me the reply for that thing. Again, I will request that tomorrow, as per schedule, we are having the last teleconferencing. But if you need more teleconferencing, you should send your fax or email to me. You know my fax number is 29534935. You know my email ID also. You can send, you have got my mobile number also. So you can send what are the topics which need to be covered during this. If you send me in next 3-4 days, so from next week I can plan for more teleconferencing sessions. So I think he has basically asked the 3 questions, that what is 1 minute in the angle. I think that is very simple. What is the other question? Other angle, tangent. Screen. Tangent. Third thing he said कि we should continue with classes, no? Yeah. Degrees, I think that in an angle there are जो डिग्री की जो आप बात कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोगों को आदत अभी तक डिग्रीज की ही रही है, क्योंकि हम उससे ज्यादा छोटे फ्रैक्शन में कभी गए नहीं हैं. तो जब हम किसी एंगल को मेजर करते हैं, तो हम अगर डिग्री को और छोटा कर दें हम, तो 1 डिग्री में करीबन 60 मिनट्स होते हैं. तो आप अंदाजा लगाइए कि 1 मिनट कितना छोटा एंगल बन रहा होगा नोडल पॉइंट पे, और हमारी आई कितनी सेंसिटिव है कि उसको भी परसीव कर लेती है. द सेकंड क्वेश्चन वाज द टेंजेंट स्क्रीन. बहुत सारे हॉस्पिटल में जेरम स्क्रीन एक ब्लैक कपड़े का होता था, जिसके ऊपर
बीच में एक बटन लगा के उसको हम फिक्सेशन पॉइंट बनाते हैं और उसमें चारों तरफ ऐसे वाले सर्कल्स बने होते हैं, जैसे अभी आपको मैंने एक पेरीमीटर में दिखाया। और टेंजेंट स्क्रीन इज बेसिकली फॉर सेंट्रल फील्ड चार्टिंग। सेंट्रल 30 डिग्रीज हम उस पर चार्ट करते हैं और उसको टेंजेंट स्क्रीन कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपकी किताब में वो फोटोग्राफ नहीं है, पर वो यूज नहीं होता है ज्यादातर जगहों पे। लोग गोल्डमैन या ऑटोमेटेड पेरीमीट्री ही ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं, टेंजेंट वाला नहीं यूज करते। टेंजेंट मैं एज अ स्टूडेंट एंड एज आई हैव यूज्ड इट, बिकॉज हम दो तरह से यूज करते थे, तब ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थी। एक लिस्टर पेरीमीटर यूज करते थे हम फॉर पेरिफेरल फील्ड, और एक हम जेरम स्क्रीन यूज करते थे फॉर सेंट्रल 30 डिग्रीज। पर थोड़ा सा इनको नॉलेज होनी चाहिए टेंजेंट स्क्रीन। हाँ, उसको हम दीवार पे टांग के और पेशेंट की वो करते थे, फील्ड तो अब आपको पता चल गया मिनट्स क्या होता है। तो मिनट जो है डिग्री का 1/60th पार्ट है। एक डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो वो जो एंगल जो होता है उसको हम 1 मिनट नोडल पॉइंट में। अच्छा, एक चीज मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी, वो एक मिनट, विजुअल एक्विटी फॉर नियर है ना। सो फॉर नियर हमारे पास जो मेथड्स अवेलेबल हैं वो स्नेल्स टेस्ट टाइप्स हैं और प्रिंटर्स टाइप ऑफ द एन सीरीज, जिसमें हम N6 और N8 और N9 या ऐसे लेते हैं। देन विजुअल एक्विटी ऑफ 660 का मतलब क्या है, आप सब लोग याद कर लेते हैं कि पहली लाइन पढ़ ली तो ये है, इट मीन्स पेशेंट इज एबल टू रीड that particular letter from 6 meters, but the normal person will be able to read the same letter from 60 meters. This is important. Now, coming to binocular single vision, the coordinated use of both eyes to create a single mental impression is the binocular single vision. When the object is captured by the fovea, there is every effort to maintain the fixation. This is the fixation reflex. And when both eyes have to move in order to maintain the fixation of the by the two eyes so that you get a single image in the brain, these are the fusional reflex. The various grades of binocular single vision that you will be doing very regularly in your OPD कि patient का SMP है या नहीं है। तो first grade is SMP, that is simultaneous macular perception, that is the ability to see two dissimilar objects from both the eyes at the same time. Fusion is the ability to produce a composite picture from two dissimilar pictures, and stereopsis is appreciation of the 3 dimension of the object. Advantages क्या है इसके? डिफेक्ट अगर एक आंख में हो तो दूसरी नॉर्मल आई जो है उसको छुपा लेती है और लोगों को पूरी जिंदगी पता नहीं चलता है कि एक ही आंख से काम कर रहे हैं। देन बोथ द आईज वर्किंग टुगेदर विल गिव यू अ बिगर फील्ड ऑफ विजन, यू विल हैव मोर डेप्थ ऑफ परसेप्शन, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो भी अच्छा अप्रिशिएट होता है। देन समथिंग इज रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस। रिसेप्टर इन वन रेटिना, ईच रिसेप्टर इन वन रेटिना, वो आपको एक सब्जेक्टिव विजुअल डायरेक्शन देता है कि वो रिसेप्टर से फोविया के बीच की जो दूरी है उससे आपके ब्रेन को एक आइडिया लगता है कि ये हमारा किस डायरेक्शन से आ रहा है। नाउ वन पॉइंट ऑफ इन वन रेटिना विल कॉरेस्पॉन्ड टू अनदर पॉइंट इन द अदर आई, सो दैट यू गेट अ पिक्चर। हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, माय नेम इज किवनप्रीत। बोलिए। सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपोनेंट ऑफ विजुअल एक्विटी। कंपोनेंट ऑफ विजुअल एक्विटी। और सर, हम ये चाहते हैं जो ये स्लाइड्स आप दिखा रहे हैं ये हमें कब तक मिल जाएगी, क्योंकि आपने बोला था कि हम भेजेंगे। आपने मेरे को अपना ईमेल आईडी भेजा? नहीं भेजा ना। आप जब ईमेल आईडी भेज देंगे मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, ये कंपोनेंट ऑफ विजुअल एक्विटी मेरे ख्याल हमने पहले बता तो दिया था। बता दिया इनको, पर फिर आप अपनी एक बार बुक में से रिवाइज कर लीजिएगा, सब रह जाएगा फिर। देयर इज नथिंग मच टू अंडरस्टैंड, आई एम स्ट्रेसिंग अपॉन द पॉइंट्स व्हिच यू डोंट अंडरस्टैंड आफ्टर रीडिंग। ये सब तो समझ में आएगा। अभी इसकी मैं इनको जो स्लाइड्स भेज दूंगा, ठीक। अब होरोप्टर क्या चीज होती है? इट इज द होराइजन ऑफ विजन। जिस फिक्सेशन, जिस पॉइंट को हम फिक्सेट कर रहे हैं उसके आसपास का जो विजन का सर्कल है, ये सब हमें एज सिंगल दिखाई देते हैं। दोनों आंखों से हम देख रहे हैं उनको, तो क्योंकि ये दोनों आंखों के कॉरेस्पॉन्डिंग रेटिनल पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं। इस सर्कल को हम होरोप्टर कहते हैं। एंड व्हाट इज पैनम्स एरिया? जो होरोप्टर हमारी दोनों आंखें डायरेक्टली फोकस कर रही हैं क्योंकि हम उनको फिक्सेट कर रहे हैं, उसके आसपास का एरिया हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। उससे थोड़ा सा अंदर और थोड़ा सा बाहर
का फील्ड भी हमें साथ साथ दिख रहा होगा और डबल नहीं दिख रहा होगा, उसको हम पैनम्स एरिया कहते हैं। आपकी किताब में जो लैंग्वेज है उसको मैंने बिल्कुल सिंपल करके बताया है, बिकॉज आई डोंट थिंक इससे सिंपल कोई तरीका है टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज होरोप्टर एंड व्हाट इज पैनम्स एरिया। देन जो ये मैडम बता रही हैं, जितने भी टर्म्स बता रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना कि थ्योरी में बल्कि वाइवा वगैरह में प्रैक्टिकल में भी आपके काम आएंगे। और ये अभी नहीं कि फर्स्ट ईयर में, सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ में आगे चल के भी काफी काम आएंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी जो मैडम बता रही हैं, जो टर्म्स बता रही हैं, इनकी मीनिंग बता रही हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान है, क्योंकि बुक्स की थोड़ी लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है। नाउ टू टेस्ट फॉर बायनोकुलर सिंगल विजन हम जो टेस्ट करते हैं वो एसएमपी के लिए यूजुअली हम SNAP 4 पे लाइन एंड केज या जोकर और हट की स्लाइड्स डाल के देखते हैं। फ्यूजन के लिए हम वर्कफोर्स डॉट टेस्ट या SNAP 4 पे फ्यूजन स्लाइड्स डाल के, जिसमें एक लड़का एक लड़की और एक पेड़ है उसको हम डालते हैं। ये सभी आपने चूंकि नहीं किया है इसलिए बस सिर्फ सुन लीजिए, जब वक्त आएगा तब समझिएगा, बिकॉज अभी आपको SNAP 4 शायद नहीं पढ़ाया गया होगा। स्टीरियोप्सिस जो तीसरा ग्रेड है उसके लिए हम स्टीरियोग्राम या स्टीरियोस्कोप या वेक्टोग्राफ यूज करते हैं। अकोमोडेशन के बारे में आपको शायद पहले थोड़ा सा पढ़ाया गया होगा। आई जस्ट क्विकली रिवाइज। इट्स अ मैकेनिज्म बाय विच द आई इंक्रीजेज इट्स पावर टू बी एबल टू फोकस द ऑब्जेक्ट्स विच आर नियर टू द आई। सो जब आप नियर ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं वो आपको ठीक से फोकस नहीं होती है, क्योंकि आपकी आईज यूजुअली डिस्टेंस के लिए टाइम्ड होती हैं, डिस्टेंस को देख रही होती हैं। जैसे आप किसी पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसकी इमेज ब्लर होती है, रेटिना पे ब्लर होती है, ऊपर ब्रेन उसको नहीं पसंद करता, वो इम्पल्स नीचे भेजता है कि सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करे, जोन्यूल्स विल रिलैक्स, द लेंस विल बिकम मोर स्फेरिकल, उसका एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर बड़ा हो जाएगा, बढ़ेगा, उसकी पावर बढ़ेगी, साथ ही साथ प्यूपिल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं और आईज, दोनों आईज कन्वर्ज करती हैं और हम नियर के ऑब्जेक्ट को अच्छा फोकस करते हैं। दिस इज अकोमोडेशन। व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन? सो यू हैव अ फार पॉइंट। जब हमारी आईज रेस्ट पे हो, यानी कि हम बिल्कुल अकोमोडेट नहीं कर रहे हैं, एंड वी आर लुकिंग एट अ फार पॉइंट, सो द फारदेस्ट पॉइंट विच वी कैन फोकस ऑन अवर रेटिना विदाउट यूजिंग द अकोमोडेशन इज द फार पॉइंट। और इमेट्रोप्स यानी कि जिनको चश्मे का कोई नंबर नहीं है, जिनको कोई रिफ्लेक्टिव एरर नहीं है, उनके लिए फार पॉइंट इज एट इन्फिनिटी। नियर पॉइंट इज दैट पॉइंट विच इज नियरेस्ट टू द आई एंड यू कैन फोकस इट ऑन द रेटिना आफ्टर यूजिंग योर फुल अकोमोडेशन। दिस इज नियर पॉइंट। तो अगर हम फार पॉइंट और नियर पॉइंट के जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, वो तो रेंज ऑफ अकोमोडेशन हो गया। और हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा? डायनामिक रिफ्रैक्शन। उसमें से अगर हम स्टैटिक रिफ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो हमें एम्पलीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन मिलेगा, जिसको हम डाप्टर्स में एक्सप्रेस करते हैं। अकोमोडेशन के एरर्स में प्रेसबायोपिया या वीकनेस ऑफ सिलेरी मसल्स, जिसमें वो अकोमोडेशन काम नहीं करता है और अकोमोडेशन ज्यादा हो सकता है या इसमें स्पैज्म भी हो जाती है। कन्वर्जेंस, जब दोनों आईज मीडियली टर्न करती हैं बिकॉज ऑफ, एंड दिस इज डायरेक्टली अंडर द विजुअल कॉर्टेक्स। जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को जो 1 मीटर पे रखा है उसको फोकस कर रहे हो, तो उस वक्त जो एंगल विजुअल एक्सिस और मीडियन लाइन के बीच में बनता है वो 1 मीटर एंगल कहलाता है। दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस कन्वर्जेंस। सो व्हेन यू आर लुकिंग एट फार पॉइंट, द आईज आर पैरेलल एंड कन्वर्जेंस इज 0। यूजुअली हम प्रैक्टिस में आप देखेंगे कि हम लोग नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस मेजर करते हैं, वो 8 सेंटीमीटर्स होना चाहिए हेल्दी इंडिविजुअल्स में। नॉर्मल फ्यूजनल कन्वर्जेंस इज 25 to 30 डिग्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि हम इतने डिग्रीज तक अपनी आंखों को कन्वर्ज भी कर सकते हैं और फिर भी इमेज हमारी सिंगल रहेगी, ब्लड नहीं होगी और डिप्लोपिया नहीं होगा, डबल नहीं होगा। लेकिन डाइवर्जेंस के लिए हमारी आईज बहुत देर तक फ्यूजन नहीं मेंटेन कर पाती। दिस इज ओनली टिल 5 डिग्रीज। साथ ही मैं आपको एक AC ओवर A रेशियो बता दूं। अकोमोडेशन की वजह से जितना हम कन्वर्ज करते हैं उसको हम अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस कहते हैं। ये बेसिकली अबाउट 3 to 5 प्रिज्म डायप्टर फॉर एवरी डायप्टर ऑफ अकोमोडेशन होता है, इट इज कांस्टेंट। डॉक्टर नीलम, हमको यहीं पर अपना सेशन क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। तो मैं स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे को अपना इस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के बारे में फीडबैक दें, और जब भी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें, क्योंकि ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का पर्पज़ आपको पढ़ाना नहीं है, बल्कि जो आपकी जो
प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज हैं उनको सॉल्व करना है। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि आगे भी आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हमारे को सजेशन देंगे, सुझाव देंगे और क्या क्या टॉपिक कवर करने वो बताएंगे, ताकि हम आगे के प्लान बनाकर आपको बता सकें। तो इन शब्दों के साथ डॉक्टर मस्ताना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और हमारे स्टूडेंट्स को काफ़ी इनपुट्स दिए, और सभी स्टूडेंट्स का जो कि सब स्टडी सेंटर पे बैठे हैं और जिन्होंने क्वेश्चन पूछे, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।